government यहाँ पे is always formed by Chinese Communist Party. So will you call this country a democratic country? The answer is big no. Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with a new video for class 9th and आज की वीडियो में हम what is democracy, why democracy का पार्ट 2 कर रहे हैं. जिसने पार्ट 1 नहीं देखा उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काइंडली सीधा, तभी आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. एंड इस पार्ट 2 से टेस्ट देने के लिए, इससे रिलेटेड MCQs का टेस्ट देने के लिए एंड इससे रिलेटेड नोट्स के लिए यू कैन डाउनलोड द ऐप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट. अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक, ये हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया. अब आता है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जिसमें हमें 4 फीचर्स पढ़ने हैं डेमोक्रेसी के और उन चारों फीचर्स के साथ कुछ केस स्टडीज पढ़नी है जो आपके एकदम NCERT के अकॉर्डिंग है. ठीक है. सो चारों फीचर पढ़ने से पहले एक सिंपल डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की. क्या है कि जिसमें बोला गया है कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी एक वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हम लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग. ये है एक सिंपल डेफिनेशन. ठीक है. अब हम फीचर्स पे मूव ऑन करते हैं. तो जो हमारा पहला फीचर है डेमोक्रेसी का ये है कि जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि जिन रूलर्स को हमने इलेक्ट किया है, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है थ्रू वोटिंग, उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. ठीक है. सो फर्स्ट जो है आपका फीचर डिसीजन मेकिंग पावर से रिलेटेड है एंड इट टेल्स दैट जिसको हमने इलेक्ट किया है थ्रू वोटिंग, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया है, उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. ठीक है. दूसरा आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का वो ये कहता है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब फ्री मैनर में फेयरली होने चाहिए, बिना किसी चीटिंग के, और आप जिसको चाहे उसको वोट कर सकते हैं. मोर ओवर जो अभी पावर में है वो कल को हार भी सकता है. ठीक है. समझ आया. डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग. सेकेंड आता है डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के पास सिर्फ एक वोट है. कितने वोट है हर एक एडल्ट सिटीजन के पास? एक वोट. और उस एक वोट की कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू है. ठीक है. सेकेंड लास्ट आता है कि जितनी भी पावर्स हैं डेमोक्रेसी की, जिसमें गवर्नमेंट की जो पावर्स है वो कहाँ डिफाइन की गई है? वो गवर्नमेंट की पावर्स डिफाइन की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, अपने हिसाब से नहीं चलती, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के राइट्स भी गिवन है. अब हम इस एक एक फीचर के से रिलेटेड केस स्टडीज करते हैं. ठीक है. तो जो सबसे पहला फीचर है हमारा कि भाई डेमोक्रेसी में जितने भी रूलर्स हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड उन्हीं लोगों के पास डिसीजन मेकिंग पावर है. ठीक है. हमने यही फीचर पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है, कि उन लोगों के पास है जिन्होंने इलेक्ट किया है, जो लोगों से ही इलेक्ट हुए हैं. इन शॉर्ट हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जिनको हमने चूज किया है. ठीक है. अब इससे रिलेटेड एक केस स्टडी देखते हैं और ये जो केस स्टडी है ये है पाकिस्तान की. तो ये केस स्टडी मैं आपको समझा रही हूँ एंड देन यू हैव टू टेल मी वेदर दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक. ठीक है. तो कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट करते जाना सो दैट मुझे पता लग जाए. ठीक है. पाकिस्तान डैश डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा. ठीक है. अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में लीडर थे जनरल परवेज मुशर्रफ. कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ. ये मिलिट्री के लीडर थे. कौन थे? मिलिट्री के लीडर थे इन अक्टूबर 1999. ठीक है. इन्होंने क्या किया? डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर लिया, अपने अंडर कर लिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. ठीक है. परवेज मुशर्रफ ने क्या किया? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपने अंडर करके अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया. चीफ एग्जीक्यूटिव मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट. ठीक है. चीफ एग्जीक्यूटिव से अपने आप को प्रेसिडेंट बना दिया इन 2002 एंड उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड किया. रेफरेंडम इज बेसिकली वोटिंग टाइप्स. ठीक है. वोटिंग करी एंड उस वो रेफरेंडम के अकॉर्डिंग अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया कि मैं 5 साल और रूल करूंगा. ठीक है. समझ आया. अब पाकिस्तानी जो मीडिया थी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो थे, डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट जो थे, ठीक है, उनको लगा कि भाई दैट द रेफरेंडम जो था वो मैल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे था, फ्रॉड के बेसिस पे था. जो परवेज मुशर्रफ है ये फ्रॉड करके आए हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया रूल करने के लिए. ठीक है. सो फ्रीली एंड फेयरली रेफरेंडम नहीं हेल्ड हुआ था. मोर ओवर जितने भी डिसीजंस थे इट वाज टेकन बाय परवेज मुशर्रफ. परवेज मुशर्रफ को क्या लोगों ने इलेक्ट किया था? नो. उन्होंने रेफरेंडम हेल्ड किया और वो जीत गए और उन्होंने अपने आप को ही 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया, अपने आप ही डेजिग्नेशन
चेंज कर दी टू प्रेसिडेंट। ठीक है, समझ आया। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करे, एंड अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस। ठीक है, इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला अगस्त 2002 में। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, चेंज करा पाकिस्तान के, और अकॉर्डिंग टू दिस उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है टू डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो इन शॉर्ट प्रेसिडेंट के पास सारी पावर है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली को डिसमिस करने की। तो इन शॉर्ट किसके पास पावर हुई, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास। ठीक है, समझ आया। फिर उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट आर्मी। उन्होंने कहा आर्मी को कौन डोमिनेट करेगा, आर्मी को मिलिट्री ऑफिशियल डोमिनेट करेगा, एंड वो मिलिट्री ऑफिसर खुद थे, वो खुद लीडर थे मिलिट्री को के। अभी हमने यही फर्स्ट पॉइंट पढ़ा। तो इन शॉर्ट सारे डिसीजंस कौन ले रहा था, इन शॉर्ट सारे डिसीजंस अभी तक परवेज मुशर्रफ ले रहे थे, एंड ही वाज नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, सो जब उन्होंने लॉ पास किया, ठीक है, इलेक्शंस हुए, नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हुए, प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस हुए, एंड उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके पास बहुत ही कम पावर थी। सो पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर्स, नॉट ऑल पावर्स, सम पावर्स। ठीक है, बट फाइनल पावर्स, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो इन लोगों के पास भी जो पावर थी, ठीक है, उसके बाद भी अगर इन्होंने कोई डिसीजन लेना है तो उन्होंने परमिशन लेनी है जनरल परवेज मुशर्रफ की। सो इलेक्शंस हुए, डन। ठीक है, हम लोगों ने इलेक्ट किया अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, उनके पास पावर थी, डन। बट क्या वो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर थी उनके पास, नहीं। अगर उन्होंने डिसीजन लेना तो उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ का साथ मतलब कंसेंट लेने की हम ये करें या ना करें। सो विल यू कॉल दिस कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्विकली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो यस, जैसे कि आपने कमेंट किया, नो, Pakistan was not a democratic country under General Pervez Musharraf. क्लियर, समझ आया कि नहीं आया? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो पाकिस्तान है इट वॉज अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ एंड इट शुड नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री, लेट्स सी दैट। क्योंकि हमने अभी हमारा फर्स्ट फीचर पढ़ा कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, right? People may have been elected their representative for national and provincial assembly, but they were not the true rulers. True ruler कौन था, जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, ये जो इलेक्ट हुए थे लोग, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ये भी जनरल परवेज मुशर्रफ के कहने पे ही चलते थे। ठीक है, एंड अगेन डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास थी, डिसीजन मेकिंग पावर, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वाज इन द हैंड ऑफ जनरल परवेज मुशर्रफ। ठीक है, कुछ भी काम होता था मिलिट्री से रिलेटेड, अगर इन नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी कोई डिसीजन लेना होता था तो ये क्या करते थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के पास जाते थे। एंड यस, मिलिट्री लीडर्स, जनरल परवेज मुशर्रफ, यही लोग पूरा चला रहे थे पाकिस्तान को, एंड नन ऑफ देम वाज इलेक्टेड बाय पीपल, नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय पीपल। सो देयरफॉर पाकिस्तान इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? अब डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज का देखते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली। फॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं। डिक्टेटर, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये जनरली डिक्टेटरशिप और मोनार्की में ही होता है। जो हमने पाकिस्तान का केस स्टडी पढ़ा वो जनरली किसके पास, किस में होता है, जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ मोनार्की है, जहाँ डेमोक्रेसी है, वहाँ वो नहीं चलता। ठीक है, समझ आया? दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज इन दोज हु आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। रियल पावर उसी के पास होती है जो लोगों से इलेक्ट नहीं होता, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के पास थी। ठीक है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन अ फ्यू कंट्री, द रियल पावर वाज विद सम एक्सटर्नल पावर। लोकली किसी के पास नहीं, एक्सटर्नल पावर्स, एक्सटर्नल के हाथ में पावर है। जैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर थी तो वो एक्सटर्नल पास बोले जाते हैं। ठीक है, एंड अगर बात करें लोगों का रूल तो है ही नहीं। डेमोक्रेसी में लोग रूल करते हैं इनडायरेक्टली, बट यहाँ पे तो लोग रूल ही नहीं कर रहे। सो दिस वाज नॉट आल्सो पीपल रूल, सो हेंस अगेन इट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। और जो पाकिस्तान में हुआ वो बेसिकली कहाँ होता है, वो डिक्टेटरशिप या मोनार्की वाली कंट्री में होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड फीचर। और जो हमारा सेकंड फीचर है ये बोलता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, मतलब बहुत फ्रीली इलेक्शंस होने चाहिए, तुम जिसको चाहो उसको वोट कर सकते हो, और फेयरली इलेक्शंस होने चाहिए, बिना किसी फ्रॉड के, बिना किसी मैल प्रैक्टिसेस के, राइट? एंड दोज हु आर इन पावर दे हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग इन नेक्स्ट इलेक्शंस। जो अभी पावर में है वो नेक्स्ट इलेक्शंस में हार भी सकते हैं। ठीक है, अब ये आपको फीचर बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब हम एक केस स्टडी यहाँ पे पढ़ेंगे चाइना की, और एक स्टडी पढ़ेंगे मेक्सिको की। अगर मैं चाइना की बात करूँ, चाइना में इलेक्शंस होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स फॉर इलेक्टिंग कंट्रीज पार्लियामेंट, कंट्री के पार्लियामेंट को इलेक्ट करने के लिए, विच इज नोन एज नेशनल पीपल्स कांग्रेस।
ठीक है। अब नेशनल पीपल कांग्रेस का क्या काम है? टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। क्या काम है? टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। और कितने मेंबर्स है नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, मतलब पार्लियामेंट में? 3000 मेंबर्स। ठीक है। इलेक्शंस होने से पहले जो कैंडिडेट्स हैं उनको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या एज अ कैंडिडेट मैं इलेक्शंस में खड़ा हो सकता हूँ, compete कर सकता हूँ। तो ओनली मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी को ही परमिशन मिलती है, या कोई 8 छोटी छोटी स्मॉल पार्टीज है विच इज एली टू चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उन्हीं को ही परमिशन मिलती है। दे आर ओनली अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, समझ आया? तो ये ओनली मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉल पार्टीज एली टू इट वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन विच वर हेल्ड इन 2002 to 2003। ठीक है। एंड गवर्नमेंट यहाँ पे इज ऑलवेज फॉर्म बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। सो विल यू कॉल दिस कंट्री अ डेमोक्रेटिक कंट्री? द आंसर इज बिग नो। क्लियर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी केस स्टडी ऑफ मेक्सिको। मेक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है, सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930 से इलेक्शंस चल रहे थे आफ्टर एवरी 6 years। ठीक है, आफ्टर एवरी 6 years इलेक्शन चल रहे थे एंड अंटिल 2000 जितने भी इलेक्शंस होते थे इट वाज ऑलवेज वॉन बाय पीआरआई। पीआरआई की फुल फॉर्म उल्टी है, आई पहले आर फिर पी। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, तो ऑपोजिशन पार्टी इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, ऐसा नहीं ऑपोजिशन पार्टी को इलेक्शंस में आना अलाउड नहीं है, दे कंटेस्ट इलेक्शन बट दे नेवर मैनेज टू विन। ठीक है, समझ आया? पीआरआई बेसिकली ये माना जाता था कि पीआरआई जो है वो डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, मैल प्रैक्टिसेस यूज करती है टू विन द इलेक्शंस। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को फोर्स किया गया टू अटेंड द मीटिंग, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स वो फोर्स करते हैं पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को टू वोट फॉर पीआरआई। ठीक है, मीडिया क्या करती है? ऑपोजिशन पार्टी की एक्टिविटीज को इग्नोर करती है। ठीक है, एंड मोमेंट पे पोलिंग बूथ्स को शिफ्ट कर दिया जाता ताकि लोग वोट ना कर पाए। ठीक है, एंड पीआरआई ह्यूज मनी स्पेंड करते हैं ऑन इलेक्शंस टू विन इलेक्शंस। सो विल यू कॉल मेक्सिको अ डेमोक्रेटिक कंट्री? अ बिग नो। क्लियर? समझ आया? सो जिसको यहाँ तक समझ आया प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। नहीं समझ आया, कोई डाउट है, यू कैन अगेन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, इस चैप्टर के एमसीक्यू टेस्ट के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिए you can download our app or you can visit our website www.futurismoacademy.com. The link is in the description box. Okay, so now नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, थर्ड फीचर, कि डेमोक्रेसी में हर एक एडल्ट सिटीजन के पास, मतलब अबव 18 years ऑफ द एज, दे हैव राइट टू वोट। ठीक है, एंड हर एक वोट की एक वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस स्टडीज पढ़ेंगे, एक सऊदी अरेबिया की, एक एस्टोनिया की, एक फिजी की। तो बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में वुमेन वर नॉट अलाउड टू वोट। ठीक है, अंटिल 2015 नो राइट टू वोट फॉर वुमेन। सो विल यू कॉल इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, क्योंकि वुमेन भी तो सिटीजन है ना, उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए, राइट? एस्टोनिया में बेसिकली कौन रहता था? पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वोट। जो रशियन माइनॉरिटी के लोग थे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू वोट। विल यू कॉल इट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो। नेक्स्ट इज फिजी। फिजी की बात करूं तो 2 तरीके के लोग रहते थे, एक इंडिजीनियस फिजी और एक इंडियन फिजी। ठीक है, एक इंडियन फिजी। सो इंडिजीनियस फिजी की वोट की वैल्यू वाज मोर देन इंडियन फिजी, इट वाज नॉट इक्वल। 1 person 1 vote 1 वैल्यू नहीं था, और इन दोनों कंट्री में राइट टू वोट भी नहीं था कुछ लोगों को। सो विल यू कॉल दीज कंट्रीज अ डेमोक्रेटिक कंट्री? नो, none of them were a democratic country. Clear? And now we move on to last feature, and our last feature is democratic country rules within the limit set by the constitutional law and citizens right. जो democratic country है किसके हिसाब से चलेगी? The rules which is set by the constitution, and उसमें citizens के right भी होंगे। तो यहाँ पे हम 3 सिनारियो डिस्कस करते हैं कि बिफोर इलेक्शन, ड्यूरिंग इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन क्या होता है। तो अगर मैं बिफोर इलेक्शन की बात करूंगी तो हमारे पास इंडिया में एवरी पर्सन above 18 years of age, they have a right to vote, right? And before election, they also have a right to criticize any party or to praise any party, है ना? हम किसी भी पार्टी को criticize कर सकते हैं और praise कर सकते हैं, ये हमारा right है। कोई छीन सकता है हमारा right? नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन। हर एक पर्सन के पास ड्यूरिंग इलेक्शन कितना वोट करना अलाउड है? 1, और हर एक वोट की कितनी वैल्यू है? 1। तो यहाँ पे हमारा राइट दिया जा रहा है, हमें नहीं छीना जा रहा, करेक्ट। अब आते हैं आफ्टर इलेक्शन। अगेन आफ्टर इलेक्शन जब वोट्स काउंट होते हैं तो हर एक पर्सन के वोट को 1 कंसिडर किया जाता है, हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू 1 लगाई जाती है, एंड उसके बाद जो पार्टी जीत जाती है उनको अपने प्रोमिसेस को, अपनी पॉलिसीज को फुलफिल करना होता है। सो विल यू कॉल एनी कंट्री जिसमें ये तीनों सिनारियो हो रहे हैं अ डेमोक्रेटिक कंट्री? यस, ऑब्वियसली। ठीक है, समझ आया? सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि उस कंट्री में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए।
ठीक है, कि हम लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी पर्सन को फॉलो नहीं कर रहे। तो अगर किसी कंट्री में रूल ऑफ पर्सन है, दैट इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज वी हैव टू चेक कि क्या सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करी जा रही है। If yes, we will call it a democratic country. If no, we will not call it a democratic country. ठीक है, समझ आया? So we have to check whether the rule of law is followed and लोगों के राइट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है या नहीं। ठीक है, समझ आया? अब इसी फीचर का एक केस स्टडी पढ़ते हैं विच इज रिलेटेड टू जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली 1980 में। ठीक है, जिम्बाब्वे में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको बोला जाता था जानु पीएफ। क्या बोला जाता था? जानु पीएफ। जानु पीएफ ने बहुत स्ट्रगल करी फॉर इंडिपेंडेंस। फाइनली स्ट्रगल उनकी फुलफिल हुई भाई, उसका फल मिल गया उनको। 1980 में इंडिपेंडेंस मिल गई। जब 1980 में इंडिपेंडेंस मिल गई तो जानु पीएफ के जो लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, ही स्टार्टेड रूलिंग। ठीक है, समझ आया? रॉबर्ट मुगाबे ही बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, लेकिन उन्होंने क्या किया, सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने फेवर में कर लिया। पहला रूल इन्होंने बनाया, नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। जर्नलिस्ट मेरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं या मेरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, एंड अगर क्रिटिसाइज करेंगे दे विल बी पुट टू डेथ। ठीक है, देन आता था नो राइट टू प्रोटेस्ट। दैट मीन्स नो रूल ऑफ लॉ। लॉ को तो हम फॉलो ही नहीं करें ना, किसी भी पर्सन के पास राइट नहीं है टू प्रोटेस्ट। तो यहाँ पे लोगों के राइट्स की भी जो है रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही। और यहाँ पे क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को फॉलो कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हम रॉबर्ट मुगाबे के लॉ को फॉलो कर रहे हैं। उसने कहा कि भाई जर्नलिस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। ठीक है, उसने कहा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। हियर यू आर फॉलोइंग द रूल ऑफ मुगाबे। क्लियर? सो देयर इज ओनली रूल ऑफ मुगाबे, नो रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। सो यहीं पे हम बोलेंगे कि भाई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे सिटीजन्स के राइट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करी जा रही। सो देयरफॉर जिम्बाब्वे वुड कंसिडर्ड एज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? समझ आया या नहीं समझ आया? सो वी हैव डन द 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड यस, यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है फॉर द टेस्ट। अगर आपको ये समझ आ गया, अटेम्प्ट द टेस्ट। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेस्ट का। मोर ओवर फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर अगेन यू कैन रीच अस आउट ऑन आवर वेबसाइट और यू कैन रीच अस आउट ऑन आवर ऐप। दोनों लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो बाय बाय एवरीवन।